एवरीवन, वेलकम टू फ्रेम क्लासेस अगेन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आज हम पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी को समझते हैं, इसके लॉजिक को समझते हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चंस आपके बोर्ड से रिलेटेड है, आपके एनसीईआरटी के बुक से रिलेटेड है और आपके कंपटीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ने से पहले हमें एक और न्यू क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, दैट इज एरिया वेक्टर। ठीक है ना, अभी मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ाने से पहले एक और क्वांटिटी के बारे में पढ़ाना है, दैट इज एरिया वेक्टर। तो मैं आप लोगों से एरिया वेक्टर, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एरिया वेक्टर, लेकिन आप बोलोगे कि अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। आप लोग ऐसे ही बोलेंगे ना कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि रेक्टेंगल है, ये 10 मीटर का है, ये 20 मीटर का है, तो आप मुझे बोलोगे कि एरिया कितना हो गया 10 × 20, तब आप लोग मुझे बोल दोगे कि ये 200 मीटर स्क्वायर है, राइट। तो आप लोग बोलोगे हम लोगों ने तो ये पढ़ा, आप कैसे बोल रहे हो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों अभी तक आप लोग छोटे थे ना, तब आप लोगों ने इतनी बारे में पढ़ा ही नहीं। अगर आप लोग 12th पढ़ चुके हो या आप 12th पढ़ने जा रहे हो, तो आप लोग बोलोगे कि एरिया क्या है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं भी आप लोगों को कोऑर्डिनेट पैनल पे चीज़ों को क्रिएट करके दिखाती हूँ। एज्यूम करो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और यहाँ पे मेरा जेड एक्सिस है, राइट ना। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फिर से हम अपने एक रेक्टेंगल को लेते हैं, और जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो रेक्टेंगल मेरा एक्स वाई प्लेन पे है। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो मेरा एक्स वाई प्लेन पर है। तो एज्यूम करो कि ये हमारे पास 10 मीटर है और ये हमारे पास कितना है 10 मीटर है, या फिर एज्यूम करो ये 20 मीटर है, रेक्टेंगल है ना। अच्छा, आप लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा है, वहाँ पर आप लोग क्या निकाल रहे थे, वहाँ पर आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते थे। और आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते थे, क्या आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते थे? बिल्कुल, आप लोगों ने 11th क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया था। और आप लोगों को वेक्टर्स की प्रॉपर्टी तो पता है ना, अगर हम दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तब हमें स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलती। तब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर क्रॉस प्रोडक्ट से यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों ने एरिया को क्या निकाला, एक वेक्टर क्वांटिटी निकाला। सेम यहाँ पर भी देखो, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगी, तब मैं इसका एरिया निकालूंगी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं इसकी लेबलिंग कर दूँ OABC, तब आप मुझे क्या कहोगे, OA वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, OA वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किससे, AB वेक्टर से, राइट। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो एरिया आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर सेकेंड क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और फिर इनके साथ क्या आता था साइन थीटा, और डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए क्या आता था एन कैप। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये ओ एक किस पैनल पे, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, राइट, एक्स एक्सिस पर है, और जो मेरा ए बी है वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है। तो आप लोगों ने पढ़ा है 11th में कि अगर आप आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते थे तो आपको क्या मिलता था, के कैप। तो यहाँ पे जो मेरी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, के कैप, राइट। तो आपका एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आपको दो क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, राइट। आप हमेशा याद रखिएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल को एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ किया है, और इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, ये एक्स वाई पैनल पे है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपको जेड एक्सिस पे मिलेगा, राइट। जेड एक्सिस पे आप क्या करते हैं, के कैप ड्रॉ करते हैं। अब आप के कैप जो है ना, आप देखिए, अब इसका जो एरिया वेक्टर है ना वो मेरा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो हमारा ये कौन सी फिगर है,
ये आपकी 2 डायमेंशनल फिगर है। कौन सी? 2 डायमेंशनल। तो आप यहाँ पर एक बात को नोट कीजिए, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए अपने रजिस्टर में कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप लोग ओपन ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। कैसा ऑब्जेक्ट है ये? ओपन ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है ना, आपका आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ तो ये z के पॉजिटिव में भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव के कैप भी इंडिकेट कर सकती हूँ, या ये z के नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो मैं इसे नेगेटिव भी बोल सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओपन ऑब्जेक्ट के लिए या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो बोथ हो सकती है, पॉजिटिव के और नेगेटिव के, या मैं कह सकती हूँ आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट, अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट लेती हूँ, अब आप एक बार 3D ऑब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल लीजिए। अगर मैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ, एग्जाम्पल मैं क्यूब ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरे पास x एक्सिस है, यहाँ पे हमारा y एक्सिस है और यहाँ पे हमारा z एक्सिस है, राइट। यहाँ पर अब हम लोग अपने क्यूब को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये मेरे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग क्लोज्ड मानते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन की परपेंडिकुलर होगा और 3 डायमेंशनल के लिए वो हमेशा आउटवर्ड होगा। एक बार आप लोग देखिए, मैं अभी आपके इस वाले सरफेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी इस वाले सरफेस की बात कर रही हूँ। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक एरिया वेक्टर इनवर्ड भी होगा, पर क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, क्लोज्ड है, तो हम इनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन को नहीं लेंगे, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल के लिए हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन की परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। अब एक बार आप ये वाला प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक आप इस सरफेस को लीजिए, ठीक है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक ये वाला सरफेस होगा हमारे पास, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक आपके पास ये पीछे वाला होगा, ठीक है ना, एक आपके पास ये बैक वाला होगा, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, बाहर की तरफ, ठीक। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। एक ये फ्रंट वाला होगा, ठीक है ना, फ्रंट वाला भी होगा, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। समझ गए ना। अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँ, एज्यूम करो आप इस रूम में बैठे हो, ठीक है, ये रूम एज्यूम करो क्यूबिकल शेप में है, तो एक क्या होगा? आपका टॉप होगा, राइट, एक आपका रूफ होगा, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक हमारा फ्लोर हो गया, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ठीक है। एक हमारे पास ये वाली वॉल होगी, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक ये वाली वॉल हो गई, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक ये वाली वॉल होगी, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक ये वाली वॉल होगी और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2D में भी एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली होगा प्लेन के, लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। और जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट होता है उसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। क्लियर हुआ ना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया को हम क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, तो डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पर पहले एरिया वेक्टर के कुछ पॉइंट्स लेते हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लेनर एरिया वेक्टर की क्या होगा? आपके नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा प्लेन की आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से पहले आप लोगों को कुछ बताती हूँ। देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing
ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली, ठीक है ना, पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब आप समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलरली, तो मैं परपेंडिकुलर का सिंबल बना दूँ और नॉर्मली लिख देती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, बस दीज आर सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है? कोई नंबर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। ठीक, एज्यूम करो ये एक प्लेन है, राइट, और मैंने इधर से आप लोगों की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाल दी। ठीक, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, तो मैं उन फील्ड लाइंस के नंबर को काउंट करूंगी और वो जो नंबर आएगा ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हुआ ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलरली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, दैट इज फ्लक्स। देखो एक डायग्राम देखो, एज्यूम करो कि ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है ना, मान लो इसका एरिया ए है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर दी, ठीक है, बिल्कुल कर दी। तो अब देखो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कितनी पास हो रही है, 4। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो गया 4। क्लियर है ना? अब एज्यूम करो मैंने ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट कर दिया, मैंने इस प्लेन के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। तो आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो याद है ना, उसमें हमने क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगी। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने अभी प्लेन बनाया है, मैं इसी प्लेन को ड्रॉ करती हूँ, बिल्कुल सेम प्लेन। लेकिन अब मैंने क्या किया, अगर मेरा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो पास पास आ जाती हैं, राइट। ठीक है, बिल्कुल कर दिया। तो क्या अब इसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब मेरे पास जो फ्लक्स है वो कितना हो गया, 6 हो गया। इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करती हूँ तो उसी प्लेन में से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी। अब मैं क्या करती हूँ, इस एरिया को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखूँगी, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब मैंने अपना सिमिलर रखा, लेकिन अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा प्लेन था, ये जो मेरा शीट था, उसका एरिया मैंने क्या कर दिया, उसके एरिया को अब हमने इंक्रीज कर दिया। तो क्या पहले के कंपेयर में अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही हैं? बिल्कुल पास हो रही हैं। तो यहाँ से मुझे एक और पता चला कि मेरा फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एरिया के। दैट मीन्स मेरा जो फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताता है, वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और वो दूसरे किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, ठीक है। और मैंने अभी कहा कि ये कहाँ से पास हो रहा है, ये पास होगा हमेशा नॉर्मली, आपके सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होगा, ठीक। और क्योंकि मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस है एंड नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दूँ, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट निकाल दूँ, तो ये मेरा क्या हो जाता है, फ्लक्स, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल लेंगे, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं और कुछ अभी इसके बारे में टर्म्स पढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो, तो देखो हमारे पास क्या पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया से जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली 90 डिग्री थ्रू द एरिया। क्लियर हो गया ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। चलो आगे एक बार इसका डायग्राम देखते हैं और इसके कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपका डायग्राम बनाया, देखो ये मेरे एक प्लेन है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बना दिया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस तरह से आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है।
तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर जा रही है इस प्लेन के। तो यहाँ पे मेरे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना हो गया मेरा ई ए। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों एक चीज़ इसमें एक और चीज़ देखते हैं। देखो अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरा जो एरिया वेक्टर है वो मेरे प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मेरे प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप लोगों ने कह दिया कि फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई ई ए। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होगा? नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो ज़रा, मान लो कि ये मेरा प्लेन है, ठीक है, एरिया वेक्टर आप लोगों ने इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में है, तो मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया, मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा डिग्री का हो गया। तो अब मेरे पास क्या फाई का फॉर्मूला ई ए होगा? नहीं, अब फाई का फॉर्मूला ये नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, क्या मुझे मैंने आप लोग डेफिनेशन देखो दोबारा से। मैंने कहा फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन नॉर्मली। क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली प्लेन को पास कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाने होंगे, और मुझे वो वाला कंपोनेंट लेना होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखते हैं क्या मैं इसके दो कंपोनेंट बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। एक कंपोनेंट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है ना, इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, ई कॉस थीटा। दूसरा वाला मेरा ये होगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। राइट ना? तो देखो ई साइन थीटा तो परपेंडिकुलरली नहीं है, ई कॉस थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर है, ई कॉस थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इसकी वजह से होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से नहीं होगा। तो अभी मेरे फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होगा, ये फॉर्मूला होगा ई कॉस थीटा ए, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ई ए कॉस थीटा। राइट, और आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में, ये किसका फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का। तो मेरे पास जो फ्लक्स है वो कितना आ गया, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो कॉस थीटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। ये जो कॉस थीटा है, ये जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, ये जो मेरा एंगल है ना वो आपके ई और ए के बीच का एंगल है। आप लोग देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाला था, एरिया वेक्टर आपका ये था, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैं इसी से आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर कराती हूँ। देखो हाँ बच्चों, देखो मान लो इस बार मैंने ना अपने प्लेन को ऐसे बनाया, ठीक है ना, ये प्लेन ऐसे है, ऐसे, ठीक, ये वाला प्लेन है, राइट। और मैंने ना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाल दिया, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझना भी, मैं आपकी तरफ प्लेन बना रही हूँ, तो क्या इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ठीक है ना, ये मेरा प्लेन है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तुम्हारी तरफ ये क्या है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे बना दिया, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, हम लोगों ने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, ई ए कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज 90 डिग्री। तो क्या मेरा फ्लक्स ज़ीरो नहीं हो गया, ठीक है, तो मेरा फ्लक्स कितना हो गया, ज़ीरो। अब इसी में एक और केस लेते हैं। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ कि ये मेरा प्लेन है, राइट, ये मेरा प्लेन है, यहाँ पर एज्यूम कर लो एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, राइट ना, ठीक। तो आप मुझे क्या फ्लक्स बताओ, क्या आप लोग मुझसे फ्लक्स ऐसे कहोगे, फ्लक्स कहोगे ई ए कॉस 30, आप लोग ऐसा कहोगे तो मैं कहूँगी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने बोला क्या कि जो थीटा डिग्री होता है, वो जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, वो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। अब देखना ज़रा,
क्या ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है? नहीं, ये तो 30 डिग्री है नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरे पास फाई की वैल्यू कितनी आएगी? EA cos 60। अब कहूँगी मैं ये ठीक है। ठीक, इसी से हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है ना, इसी से एक और चीज़ देखते हैं। ये मैंने कोई एज्यूम करो सरफेस लिया, ठीक है ना, उसका प्लेन का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एरिया वेक्टर से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस E के दो कंपोनेंट्स बनाऊंगी। एक मेरा ये हो जाएगा E sin थीटा और एक आपके पास क्या हो जाएगा E cos थीटा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जो फ्लक्स होगा वो प्लेन की परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से होगा। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलरली है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपका फाई का फॉर्मूला हो गया EA cos थीटा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो मेरा E का कंपोनेंट होगा वो आपके फ्लक्स को जनरेट करने के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो चलते हैं हम अपने आप लोगों को जीरो फ्लक्स के बारे में बता दिया। जब मेरे पास थीटा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। दैट मीन्स अगर मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? जीरो फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा। आप लोगों को अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि फ्लक्स का फॉर्मूला है EA cos थीटा, और आपको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होती है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो मेरा पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा? मेरा पॉजिटिव फ्लक्स तब होगा जब यहाँ पे मेरे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, राइट। और मेरा नेगेटिव फ्लक्स तब होगा जब मेरे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके एंगल कॉस में 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है तो कॉस की वैल्यू कैसी हो जाती है? नेगेटिव। तो मेरा नेगेटिव फ्लक्स होगा 90 डिग्री से ग्रेटर पे, पॉजिटिव फ्लक्स होगा 90 डिग्री से लेस पे, और ज़ीरो होगा जब क्या होगा? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि मेरा मैक्सिमम फ्लक्स कब बनेगा? जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 0 डिग्री का, ठीक है ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, क्या आप लोगों को हमेशा एक सिमेट्रिकल या रेगुलर बॉडीज दी जाएगी? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हमें फ्लक्स क्या करना हो? एक इर्रेगुलर बॉडी का ड्रॉ करना हो, ठीक है ना। चलो तो डायग्राम पूरा करते हैं, ठीक। तो ये है आपका डायग्राम कंप्लीट। ये मेरी एक इर्रेगुलर बॉडी है, ठीक है। अब मुझे इस इर्रेगुलर बॉडी का क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इर्रेगुलर बॉडीज़ को हम क्या करेंगे? हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया। इसका एरिया वेक्टर क्या हुआ? ठीक परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ठीक। इसका यूनिट वेक्टर ये रहा। आप लोगों ने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लिया, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। सिमिलरली इसका होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे? इन छोटे छोटे एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इन सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो मुझे इस इर्रेगुलर बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो इस इर्रेगुलर बॉडी के फ्लक्स के लिए मैं क्या कह सकती हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है ना। E डॉट DA वेक्टर का इंटीग्रेशन मुझे क्या करेगा? टोटल फ्लक्स देगा। हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं किसी क्यूब के थ्रू। ये आपका क्यूब है और यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं वो एक्स एक्सिस या लॉन्ग लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपकी 3D बॉडी आ गई है। अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किए थे वो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए थे और एक इरेगुलर बॉडी का एग्जाम्पल मैंने दिया। अभी हम 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करें, जहाँ पे मैंने बोला कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही होगा। इससे पहले 2 डायमेंशनल की बॉडी में हम लोग क्या करते थे? एक बार देखिए, अगर ये मेरा 2 डायमेंशनल बॉडी है तो मैं कह रही थी कि इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले लो। इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एरिया वेक्टर ये वाला ले लो, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। पर मैं कह रही हूँ कि 2 डायमेंशनल बॉडी में आप एक्यूरेट फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए
एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लो, ठीक। अब हम एग्जांपल लेते हैं 3 डायमेंशनल का। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में मैंने एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला लिया था। अब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे लगाएंगे, ठीक। तो आप लोग देखिए आपके इस क्यूब के कितने सरफेस होंगे, टोटल 6 सरफेस होंगे ना। आप एक रूम में हो, ठीक, उसे क्यूब एज्यूम करो तो टोटल कितने फेस होंगे, 6 होंगे ना। 4 तो आपके वॉल्स हो गई, 5th आपका रूफ हो गया एंड 6th आपका फ्लोर हो गया, राइट, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, एक ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगी, चौथा आपका ये वाली वॉल हो जाएगी, 5th आपकी ये वाली और 6th आपकी फ्रंट वाली वॉल हो जाएगी। तो मेरे पास टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। तो मैं क्या करती हूँ, सबका फ्लक्स निकालूंगी और सबको एडअप कर दूंगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, फ्लक्स फर्स्ट सरफेस की वजह से निकालती हूँ, दैट मीन्स रूफ की वजह से, ठीक है ना। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एक्स एक्सिस पे लगा दिया। अभी मैंने बोला ये 3D बॉडी है, तो आपके रूफ का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90। अभी बोला cos 90 0, तो phi 1 की वजह से फ्लक्स कितना हो गया, 0, राइट। अब सेकंड मैंने फ्लोर को एज्यूम किया हुआ है, फिर से एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड 3D है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90। तो आपका जो phi 2 है वो भी कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम इस वाले बॉल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप लोग देखिए phi 3 कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 180 एंड कॉस 180 इज -1, तो ये कितना हो गया, -EA, ठीक है। अब मैं phi 4 की बात करती हूँ। फोर्थ वाला सरफेस मेरी ये वाली वॉल है, एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स मेरे पास यहाँ पर भी कितना हो गया, 0, ठीक है। 5th हमने इस वाली वॉल को कंसीडर किया है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1, तो आपका phi कितना हो जाएगा, EA1, राइट। नेक्स्ट 6th सरफेस ये वाला है, ठीक, एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 0। तो अब मुझे क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो देखिए ये -EA ये +EA कैंसिल हो गया, तो क्यूब की वजह से मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, 0। क्लियर हुआ ना। जब हम 3D की बात करते हैं तो हमें हर फेस का एरिया वेक्टर निकालना है, फिर उसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना है, उस बेसिस पे हम अपने फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। ए सिलेंडर इज प्लेस्ड, ओके, डायग्राम देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये आ गया हमारे पास डायग्राम। ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। हमसे कहा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका क्या है, इस सिलेंडर का एक्सिस है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पूरे सिलेंडर से और शो करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो देखो बच्चों, आप लोगों के सिलेंडर में टोटल कितने सरफेस होते हैं। एक तो होगा आपके सिलेंडर का नीचे वाला बेस जो होता है क्या सर्कुलर शेप में होगा, एक आपके सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट होगा वो भी सर्कुलर शेप में होगा, फिर तीसरा उसका कर्व सरफेस होगा, राइट ना। हमारे सिलेंडर में टोटल कितने सरफेस होते हैं, 3, नीचे वाला सर्कल, ऊपर वाला सर्कल और एक आपका कर्व पार्ट, राइट ना। तो पहले में हम लोगों ने इस सिलेंडर को ऐसे रख दिया, ये दिख रहा है ना, सर्कल एंड दैट इज योर कर्व पार्ट। तो मैंने सिलेंडर को ऐसे रख दिया। इस सर्कल का क्या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगा दिया, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180। देखो एक बार, ये हम लोगों का सर्कुलर पार्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो ये रहा आपका एरिया वेक्टर ds, राइट। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाया,
तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया 180। तो पहले इसकी वजह से फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई का फॉर्मूला है EA cos 180 माइनस 1, तो ये कितना हो गया माइनस EA। इसे मैं फाई 1 एज्यूम करती हूँ। अब मैं अपने इस वाले सर्कल की बात करती हूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, 3D बॉडी है तो आउटवर्ड ही लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका DSBC में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। तो यहाँ पर जो मेरा फाई 2 होगा वो कितना होगा EA cos 0 एंड cos 0 इज 1, तो ये मेरे पास कितना हो गया EA। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कर्व्ड पार्ट लेते हैं। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक ना, इस कर्व पार्ट का एरिया वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, cos 90, तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो गया 0। अब होल बॉडी के लिए टोटल फ्लक्स निकालना है तो मुझे सबको ऐड करना है, ये माइनस EA ये प्लस EA, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0। ठीक है ना, चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का भी एक बार अपना डायग्राम लेते हैं। चलिए, डायग्राम भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, सॉल्यूशन अब आ जाएगा। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर, हमारा एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इन विच, अब आप देखिए EX जो है EX वो मुझे कहा हुआ है अल्फा x की पावर 1/2, और यहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन है तो मैं पुट कर देती हूँ। ये हो गया मेरे पास 800x की पावर 1/2। द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मुझे पहले क्या करना है, फ्लक्स निकालना है और चार्ज निकालना है। चार्ज हम लोग गॉस लॉ के बेसिस पे निकालेंगे, अभी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। और मुझे कहा हुआ है A की वैल्यू 0.1 है, यानी ये जो क्यूब है इस क्यूब की साइड मुझे गिवन है। और अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मुझे A ही गिवन है, ठीक है ना, तो ये भी कितना हो गया 0.1 और ये भी कितना है 0.1। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस क्यूब के टोटल 6 फेजेस होंगे, लेकिन सिर्फ इस फेज की वजह से और सिर्फ इस फेज की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले जब आप लोगों को क्यूब में निकलवाया तो बताया इसमें भी 90 डिग्री था, इसमें भी 90 डिग्री था, रूफ पे भी 90 डिग्री था, फ्लोर पे भी 90 डिग्री था। तो दैट मीन्स ये पूरा इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 0। तो अब बचा ये वाला वॉल और बचा ये वाला वॉल, राइट ना। तो सरफेस 1 एंड सरफेस 2 सिर्फ इनकी वजह से फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स सिर्फ इसकी वजह से होगा। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, क्या इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने ऐसे लगा रखा है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया 180, सही है ना। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया 180। लगाते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, तो मेरे पास फ्लक्स फर्स्ट सरफेस की वजह से होगा E एंड E इज EX, ठीक है। एरिया A ले लेते हैं, ठीक, एंड cos 180, cos 180 -1 हो गया। EX मुझे क्वेश्चन में गिवन है 800x की पावर 1/2 एंड A क्यूब के इस सरफेस का एरिया जो आपके पास क्या होगा A²। अब आप लोग देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिगर में दिया हुआ है A, और आप लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कीजिए, दैट इज अल्फा x की पावर 1/2। तो क्या मेरे पास इस फेज के लिए x की वैल्यू A है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को कितना पुट कर दूंगी A, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा -800 A की पावर 3/2, ठीक है ना। ये हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया इस सरफेस की वजह से। अब हम लोग इस सरफेस की वजह से कैलकुलेट करते हैं एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन। तो इस बार जब मैं φ2 कैलकुलेट करूंगी तो cos 180 की जगह कितना हो जाएगा 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1। अब मुझे EX पुट करना है, दैट इज 800x की पावर 1/2। इस वाले फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा A², ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मुझे x चेक करना है, ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला आपका सरफेस है, ठीक, ये ऑरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस कितना है A
ये वाला डिस्टेंस भी कितना है a, तो क्या इस बार टोटल डिस्टेंस 2a हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इस बार मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को कितना पुट करना है, 2a की पावर 1/2a²। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, 800√2 a की पावर 1/2 इंटू a²। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी तो a की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ये हो गया आपका phi2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए phi1 और phi2 को जोड़ना है। आपके पास a की वैल्यू 0.1 है, उसे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ईजी है और टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट भी है ना। कॉम्पिटिशन्स में एंड बोर्ड के क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। चलो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके IIT 2011 में आया है। क्वेश्चन कहने के लिए हार्ड है पर है वही छोटा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। phi इक्वल्स टू EA cos थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A। पहले इसका डायग्राम लेकर आते हैं, फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो डायग्राम आपके सामने, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट एक्स कैप। E नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, फ्लक्स निकालना है शेडेड एरिया के लिए। ठीक, चलो देखते हैं। अच्छा देखना, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस पे। डायग्राम में एक्स एक्सिस ऐसे है ना, तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी, बिल्कुल ऐसे ही पास होंगी। ठीक है ना, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली है। ठीक, ये है, क्या इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। पता है ना इतनी बात तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि थीटा मेरे पास कितना है, 45। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास है EA cos 45। E मुझे गिवन है E नॉट। ठीक है ना, एक्स कैप बस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है। ठीक, एरिया, इसका एरिया आप चेक करते हैं शेडेड रीजन का। ठीक है, इसके एरिया के लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। देखो ज़रा, मैं इसको पहले कंप्लीट क्यूब में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोगों ने इसका फिगर कंप्लीट किया है। थोड़ा सा ब्लर है तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। हम लोगों ने क्या किया, इसे क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। आप लोग देखिए, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये 0,0,0, ये कितना है, 0,a,0, यानी हम y एक्सिस पर a चले एंड दैट इज योर y एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, यहाँ पर हम ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप लोग देखिए, ये था 0,a,0 और ये कितना है, a। क्या मैं यहाँ से यहाँ तक a चली, बिल्कुल a चली। क्या मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कीजिए, तो ये वैल्यू क्या, √2a आएगी। ये a है, ये a है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स 2a²। एंड मैं अंडर रूट लूँगी स्क्वायर को हटा के, तो √2a। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया √2a। ठीक है ना, तो मैं इस पूरे को हटाती हूँ और मैंने आप लोगों से कहा कि ये मेरा a आया और ये मेरा √2a आया। तो क्या मेरा एरिया ऐसे होगा, a इंटू √2a। cos 45 की वैल्यू 1/√2। √2 से √2 को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया, E नॉट a²। ठीक है, तो हम लोग अपने पीछे वाले स्लाइड की तरफ चलते हैं और वहाँ पर हमारे पास 4 MCQs थे। उन ऑप्शन में से चेक करते हैं कि कौन सा ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 2 तो आया नहीं था। B में √2, वो भी नहीं आया था। D में /√2, वो भी नहीं आया था। हमारा ऑप्शन क्या था, C। ठीक है, तो हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैंने आप लोगों को फ्लक्स की एक एक लॉजिक को क्लियर किया है। आप लोगों ने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कीजिए और दोबारा से रीड कीजिए। ठीक है,
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्रोवाइड हो। आज के लिए इतना, थैंक यू।